नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन नजर डाल लेते हैं पहले हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा गिना रही केंद्र की उपलब्धियां। मदन कौशिक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने हासिल किया नया मुकाम। चंपावत उपचुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई तेज। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया धांधली का आरोप, तो भाजपा ने कहा जब्त होगी कांग्रेस की जमानत। उत्तराखंड में छावनी क्षेत्र की जमीनों पर कब्जे की शिकायतों पर होगा एक्शन। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान, सेना की 1 इंच जमीन पर अवैध कब्जा नहीं बर्दाश्त। कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर की शुरुआत, संगठन की मजबूती को लेकर पार्टी का फोकस। प्रदेश प्रभारी समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। और सैलानियों के लिए खुली फूलों की घाटी, 500 से ज्यादा फूलों की प्रजातियों के हो सकेंगे दीदार। पर्यटन विभाग की तैयारियां मुकम्मल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार की। नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर देहरादून भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि 8 साल में हुए विकास कार्यों को जनता के बीच ले जाने का काम भाजपा करेगी। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के तहत कार्य किए जा रहे हैं। मदन कौशिक ने मोदी सरकार को जनहित में कई अहम फैसले लेने वाली सरकार बताया। उन्होंने कहा कि 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के जनधन खाते खोले गए हैं। 2 करोड़ 39 लाख लोगों को केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना के तहत घर देने का काम किया है। इसके साथ ही देश ने विश्व पटल पर एक नई पहचान बनाई है। 8 साल में हम लोगों ने जिस प्रकार से और जो आंकड़े थे, उन आंकड़ों के आधार पर हमने पिछले दिनों 6 लाख से भी ज्यादा युवकों को रोजगार से जोड़ा है। वो राज्य की योजनाएं भी हैं, केंद्र की योजनाएं भी हैं। और इसका परिणाम है कि यहाँ के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर मोदी जी के मार्गदर्शन में और धामी जी के साथ खड़े होकर 2/3 मेजोरिटी हमें दिलाने का काम किया है। मसूरी पहुंचे राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने एक कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में देश ने कई नए मुकाम हासिल किए हैं। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि 5000 करोड़ के घोटाले के बाद आज कांग्रेस के लोग जमानत पर घूम रहे हैं। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। ये पहली सरकार है जो जनता के बीच में हर साल रिपोर्ट कार्ड लेकर जाइए। 8 साल पूरे हो चुके हैं। 8 साल के अंदर जिस प्रकार से एक वैभवशाली भारत का निर्माण हमने करने की बात कही है, उसमें काफ़ी हम आगे बढ़े हैं। चाहे आतंकवाद की बात हो तो आतंकवाद मुक्त हमने शासन दिया है। भ्रष्टाचार की बात हो तो हमको एक ऐसे नेता मिले हैं देश के प्रधानमंत्री, आज भी उनकी माँ 10 बाई 10 के कमरे में रहती है। अगर कांग्रेस से कंपैरिजन करें तो आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी 5000 करोड़ के घोटाले पे जमानत पे छूट के बाहर घूम रहे हैं। चंपावत उपचुनाव के समापन होने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा षड्यंत्र और कुकृत्य पर विश्वास रखती है। चंपावत उपचुनाव में बड़ी धांधली का आरोप लगाते हुए गरिमा ने कहा कि जिस तरह से मतदान के आखिरी वक्त में सीएम धामी ने अपने करीबी जिलाधिकारी तैनात किए, उससे साफ है कि भाजपा कूट राजनीति करती है। तो एक आईएएस ऑफिसर का और एक आईपीएस ऑफिसर का अपना एक कार्य क्षेत्र होता है, उससे आगे वो नहीं निकल सकते। लेकिन यहाँ पर हमने उसका भी उल्लंघन देखा, यानी कि नेता तो नेता, अधिकारी भी कहीं ना कहीं इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए अपनी सारी सीमाओं से बाहर निकले। चंपावत उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस की जमानत जब्त होने का दावा कर रही है। भीमताल से भाजपा विधायक राम सिंह कैड़ा ने मुख्यमंत्री की जीत का दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 60,000 से अधिक मतों से जीतेंगे। उनका कहना है कि प्रदेश का विकास करने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास की सोच रखने वाले युवा मुख्यमंत्री हैं। तो चंपावत विधानसभा चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और पुष्कर धामी जी जीत रहे हैं। और माननीय पुष्कर धामी जी आज तक के जितने भी मुख्यमंत्री चुनाव लड़े हैं, सभी मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ करके चुनाव जीत रहे हैं। और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और पुष्कर धामी जी जीत रहे हैं। और 60,000 वोट से माननीय पुष्कर धामी जी की जीत होगी, क्योंकि वहाँ पर सभी माताएं, सभी बुजुर्ग, सभी नौजवान,
सब पुष्कर धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक के रूप में और विकास पुरुष के रूप में देखते हैं। तो इसलिए वहाँ पर एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। उत्तराखंड में छावनी क्षेत्र की जमीनों पर कब्जे की शिकायतों का केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि सेना की 1 इंच जमीन पर भी अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड में सेना के 2 उप कार्यालय खोल दिए गए हैं। ऐसे में प्रदेश के तमाम छावनी परिषद में सामने आने वाले भूमि संबंधित विवादों को तुरंत निपटारा किया जाएगा। उत्तराखंड की सभी कैंटोनमेंट बोर्ड में चल रहे भूमि संबंधित विवादों का भी जल्द निपटारा किया जाएगा। जहां तक रही माफियाओं के खुर्द-बुर्द करने की बात, सेना की जमीन को कोई भी खुर्द-बुर्द नहीं कर सकता है। अगर कोई सेना की जमीन है, किसी की हिम्मत नहीं है। और जो सेना के बगल में लगी हुई जमीन भी है, सुरक्षा की दृष्टि से उस पर भी हम लोगों की नजर रहती है। अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए बहुत सारे प्रबंध होते हैं। इसलिए कोई भी सेना की जमीन पर अतिक्रमण नहीं है। जो हो भी रहा होगा तो उसको खाली करने के लिए जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी हैं, तो वो अथॉरिटीज अपना काम करती हैं और कर भी रही हैं। कई जगह हमने खाली भी कराई। कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर में लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन के लिए देहरादून में नवसंकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की रीति नीति को लेकर गहन मंथन हुआ। साथ ही संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया। वहीं कार्यशाला के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति कर रही है और भाजपा सरकार ने जनता से वादा खिलाफी करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में मंथन के माध्यम से हम अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जगाने का काम करेंगे, जो जनता के बीच जाकर कांग्रेस की रीति नीति से अवगत कराएंगे। इस मंथन शिविर के द्वारा हम कांग्रेस के साथियों को जगाएंगे और ताकि वो पूरे समाज को उस सपने से बाहर ला सकें जो झूठे सपने बीजेपी ने दिखाए हैं। लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, खनन आप देख लीजिए। मैं 2 महीने से लगातार उत्तराखंड के भ्रमण में हूँ। गढ़वाल मैंने करा है, कुमाऊँ किया है। कोई नदी ऐसी बची नहीं है जिसमें अवैध खनन नहीं हो रहा। पोकलैंड्स लगी हुई, JCBs लगी हुई, हजारों की संख्या में ट्रक खड़े हुए दिखाई देते हैं। और इन सभी चीज़ों की तरफ हम जनता का ध्यान आकर्षित करेंगे। लोगों के बच्चे बेरोजगार हैं और महंगाई बेहतर। वहीं कांग्रेस के नव संकल्प शिविर पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के चिंतन का कोई फायदा नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस से यहां के नौजवानों और लोगों का मोह भंग हो रहा है। कांग्रेस का जो चिंतन है, वो चिंतन अब मुझे नहीं लगता कांग्रेस में कोई जान डालने का काम करेगा, क्योंकि राज्य के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस से यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के लोगों का मोह भंग हो रहा है, मुझे नहीं लगता चिंतन से उनको कुछ लाभ होने वाला है। सैनिकों की हितैषी बताकर सरकार उनको सहूलियत देने के खूब दावे करती है, लेकिन जब धरातल पर देखा जाए तो सब ढाक के 3 पात ही नजर आते हैं। चलिए आज हम आपको चंपावत के लोहाघाट की एक ऐसी तस्वीर से रूबरू कराते हैं जिसकी वजह से पूर्व सैनिक दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी दिक्कत परेशानी पर ना तो कोई सुनवाई हो रही है और ना ही सिस्टम कोई संज्ञान ले रहा है। पूरी कहानी क्या है, आइए रिपोर्ट में समझते हैं। 1 साल बाद भी नहीं जागा सिस्टम। साल भर से पूर्व सैनिक काट रहा दफ्तरों के चक्कर। सुरक्षा दीवार बनाने की मांग। आपदा में साल भर पहले ढही थी सुरक्षा दीवार। इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि हम किसी घर की परेशानी आपको दिखाने वाले हैं, तो ये काफी हद तक ठीक है, मगर इस मामले से सभी लोगों की परेशानियां जुड़ी हैं। दरअसल पूर्व सैनिक शोभन सिंह के घर के सामने साल भर पहले आपदा में अस्पताल परिसर की सुरक्षा दीवार ढह गई थी। इससे पूर्व सैनिक शोभन सिंह के मकान को भी नुकसान पहुंचा। पीड़ित पूर्व सैनिक ने अपनी दिक्कत परेशानी के लिए स्वास्थ्य विभाग को इस मामले से अवगत कराया और शिकायत की, मगर उनको CMO चंपावत और नगर पालिका लोहाघाट के दफ्तर भेज दिया गया और करीब साल भर से वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अक्टूबर के अंदर ये दीवार टूट गई थी। इसके लिए मैं जिला CMO कार्यालय में गया। CMO से मैंने इसके बारे में बात की और CMO ने मेरे को लेटर बना करके आपदा
प्रबंधन कार्यालय भेजा और वहां मैं लेटर दे करके आया, शिवमो कार्यालय में लेटर दे करके आया। यहाँ जुनेद सर को, लोहाघाट में जुनेद सर को मैंने लेटर दे दिया और जुनेद सर ने भी इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने बोला कि यह हमारे अंदर नहीं आता है, इसके लिए हमारे पास कोई बजट नहीं आता, जबकि उनकी बाउंड्री की दीवार है ये। वहीं जिम्मेदार अफसर मामले में सुरक्षा दीवार के लिए बजट की बात को टालमटोल कहकर ये पीछे हट गए कि बजट मिला था, लेकिन उपचुनाव आचार संहिता के चलते बजट उनके पास नहीं पहुंचा। मगर जल्द ही बजट मिलने के बाद सुरक्षा दीवार को बनाया जाएगा। ये निर्माल कार्य है, निर्माल कार्य जो होता है सीएमओ को हमें सूचना देनी होती है, इसमें हमारे थ्रू नहीं होता है। इसमें हमारी पीछे बाउंड्री गिरी हुई है अस्पताल की, इसकी सूचना भी हमने दे दी है, इसका रिमाइंडर भी किया है हमने। और जो बाउंड्री टूटी हुई है जो हमारी पीछे वाली साइड की, उसकी भी सूचना दी है। 3 बाउंड्री हमारी टूटी हुई है इस टाइम, तीनों की सूचना हमने सीएमओ स्तर पे दे दी। नहीं, वहाँ से कार्रवाई हुई थी, शायद बजट भी आया था, लेकिन फिर वापस हो गया था ये आचार संहिता की वजह से। अब आएगा फिर से तो फिर कार्य होगा। सवाल हमारा सिस्टम से है कि आखिर जनता से जुड़ी दिक्कतों पर काम क्यों नहीं होता, और दिक्कत भी ऐसी जिससे कई और लोगों की परेशानियां भी जुड़ी हो। अब ऐसे में ये देखना होगा कि कब बजट मिलता है और कब तक आखिर ये सुरक्षा दीवार बन पाती है। रफ्तार मीडिया के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट। यूनेस्को में शामिल उत्तराखंड के चमोली में मौजूद फूलों की घाटी सैलानियों के लिए खोल दी गई है। घाटी को पर्यटकों के लिए खोलने से पहले पर्यटन विभाग ने अपनी तैयारी दुरुस्त की। पर्यटन विभाग का मानना है कि धरती पर स्वर्ग को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा सैलानी फूलों की घाटी का रुख करेंगे, इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि ऐसा इस घाटी में क्या है, परियां या फिर संजीवनी बूटी। आइए रिपोर्ट देखते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए भी अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है। कुदरत की नेमतों में शामिल फूलों की घाटी समुद्र तल से 3,962 मीटर ऊंचाई में 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। घाटी खुद में कम से कम 500 से ज्यादा फूलों की प्रजातियों को समेटे हुए है। यहाँ दुर्लभ और विदेशी हिमालय वनस्पतियां भी खूब है। यहाँ देखने के लिए ब्रह्मकमल का फूल सबसे ज्यादा खूबसूरत है। पक्षियों की चहचहाट, तितलियों का झुंड घाटी के शांत माहौल में अपनी मौजूदगी का प्रमाण देता है। विश्व धरोहर फूलों की घाटी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में आती है। घाटी जून से अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली है। घाटी को देखने आने वाले सैलानियों की उत्सुकता घाटी के अस्तित्व को जानने की भी होती है। फूलों की घाटी को पहचान दिलाने वाले ब्रिटिश के पर्वतारोही फ्रांसिस एस स्मिथ हैं, जो सन 1931 में घाटी में आए थे। घाटी की खूबसूरती से प्रभावित हुए फ्रांसिस स्मिथ सन 1937 में भी एक बार वापस आए और सन 1938 में घाटी पर किताब लिख डाली, नाम दिया वैली ऑफ फ्लावर्स। किताब प्रकाशित हुई। धरती का स्वर्ग को निहारने के लिए अब कई लोग आने लगे। उनका अनुभव वैसा ही था जो स्मिथ ने अपनी किताब में बयां किया था। साल 2005 में यूनेस्को ने इस घाटी को विश्व धरोहर घोषित कर दिया। फूलों की घाटी को लेकर कई लोगों का ये भी कहना है कि रामायण काल में हनुमान संजीवनी बूटी भगवान लक्ष्मण की जान को बचाने के लिए यहीं से लेकर गए थे। कई लोग कहते हैं कि इस घाटी में परियों का वास है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, फिलहाल ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है ये घाटी आकर्षण का केंद्र होने के साथ ही कुदरत का जीता जागता सबूत है। 17,000 किलोमीटर लंबा ट्रैक, 10,000 फीट की ऊंचाई होने के बावजूद भी लाखों सैलानी यहाँ आते हैं। अगर आपको भी जिंदगी में एक बार मौका मिले तो इस घाटी में जरूर आइएगा।
लोहाघाट में मौजूद जच्चा बच्चा केंद्र बदहाल है। बदहाली के बीच भी केंद्र में टीकाकरण किया जा रहा है। केंद्र में ना तो शौचालय ठीक है और ना ही टीकाकरण केंद्र का कमरा। लोगों का कहना है कि लाइट जाने के बाद अंधेरे कमरे में टीका लगाना मुश्किल हो जाता है। केंद्र को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से कई बार कहा गया, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी अधिकारियों ने संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनैद कमर ने कहा कि केंद्र के मरम्मत का प्रपोजल सीएमओ चंपावत को भेज दिया गया है। पहली बात तो है कि पूरा ये जो है तो जीर्ण हो चुका है। ये जहाँ टीकाकरण हमारा होता है बच्चों का, ऊपर से सारी इधर से बजरी सीमेंट गिरता है, बच्चों की आंखों में जाता है। और इसके लिए मैंने बार बार कहा, लेकिन अभी तक भी मतलब सरकार ने या हमारे सीएमओ सर ने किसी ने भी इसमें ध्यान नहीं दिया। पत्राचार किया है हमने, सीएमओ सर से भी किया है, एसडीएम साहब से भी किया है। अभी वो एक निरीक्षण होगा, उसमें देखेंगे क्या है कंडीशन। फिर ट्रॉमा सेंटर में कोई रूम खाली नहीं है, हमने उसके लिए भी लिखा है, एक निरीक्षण कर लें, उसके बाद डिसाइड होगा जो होगा। लक्सर में इन दिनों रेलवे फाटकों पर नियम कानून को आम लोगों ने ताक पर रख दिया है। आलम यह है कि ट्रेन आने की वजह से बंद रेलवे फाटक के नीचे से दोपहिया वाहन चालक गुजर रहे हैं। पल भर का सब्र न करने वाले ये चालक हादसों को दावत दे रहे हैं। वहीं जब मामले को लेकर नवनियुक्त इंस्पेक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने जल्द इन लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही। ये जो हमारे जुडिक्शन में है या कहीं भी है, रेलवे के द्वारा फाटकों के नीचे देखा जाता है कि यात्री, ये बाइक सवार लोग हैं, साइकिल सवार हैं, स्कूटर जो भी है, ये जल्दबाजी के चक्कर में ये वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे रेलवे की तरफ से बीच बीच में अभियान चलाए जाते हैं, इनके को पकड़ा कर इनके कार्रवाई भी की जाती है। कई रोड यूजर्स के इनके बाइकों के खिलाफ हमारी रेलवे की तरफ कार्रवाई की गई है और इनके खिलाफ कार्रवाई करी है। आगे भी ये हम अभियान चलाएंगे, इनका सख्ती से पालन कराएंगे। राजधानी देहरादून में 2 महिलाएं इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। बता दें कि 5 साल पहले इन दोनों बहनों की शादी सहसपुर के रहने वाले 2 भाइयों से हुई। शादी के कुछ दिन बाद से ही दोनों युवकों ने महिलाओं को परेशान करना शुरू कर दिया और कुछ दिन बाद दोनों बहनों को घर से बाहर निकाल दिया गया। घर से निकल जाने पर दोनों पीड़िताओं ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, एसएसपी से भी मुलाकात की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस मामले पे सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। फिर उसने हमें 2-4 दिन तो सही रखा, फिर धीरे धीरे लड़ाई करनी शुरू कर दी। वो अय्यास लड़के हैं, हमें रखना नहीं चाहते हैं। यूँ कह दे हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें तो और औरतें बतेरी, क्योंकि हमारे तो भाइयों ने भी इसी तरह ला रखी, छोड़ रखी। हम तो तुम्हें छोड़ देंगे, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने का, तुम क्या कर लोगी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती जी। कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे हक में। हम पुलिस के यहाँ भी गए, सहसपुर थाने में भी गए, वारंट भी जारी हो रखे उनके, लेकिन पुलिस वाले उनसे पैसे ले लेकर और फिर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, कहीं भी हमारे हक में कार्रवाई नहीं हो रही। जल जीवन मिशन योजना के तहत जहां देश भर में हर घर जल पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की रफ्तार सुस्त दिखाई दे रही है। आखिर क्यों, आए रिपोर्ट में देखते हैं। जल जीवन मिशन को लेकर भारत के कई राज्य अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड जल जीवन के कामों में अभी भी कई दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ है। उत्तराखंड के पिछड़ने का असल कारण उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिला बने हैं। दरअसल इन दोनों जिलों में हर घर जल पहुंचने का काम काफी सुस्त रफ्तार से चल रहा है। इस योजना के तहत हरिद्वार में 39.40% और उधम सिंह नगर में 43.59% ही काम हुआ है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर के ग्रामीण इलाकों में पेयजल सप्लाई सिस्टम, हैंडपंप और निजी ट्यूबवेल पर निर्भर है, जहां जल संस्थान और जल निगम की योजनाएं बेहद कम है। लेकिन अब जल जीवन मिशन में यहां नए ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक बनाने के साथ नई लाइनें बिछाने का काम चल रहा है और अब तक 61.83% घरों में ही पानी के कनेक्शन पहुंच पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पहलू ये भी है कि देहरादून, बागेश्वर और चमोली का रिकॉर्ड काफी बेहतर देखने को मिला है, जिसमें हर घर जल और नल देने के मामले में देहरादून जिले की बात करें तो 94.89% यहाँ काम हुए हैं, जबकि चमोली जिले में 90.02% घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो वर्तमान में जो हमारी स्थिति है वो 43.7% लगभग है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ जो
पहले हैंडपंप बेस और ट्यूबवेल बेस और निजी ट्यूबवेल बेस योजनाएं थी, लोगों की अपनी थी व्यवस्था। क्योंकि अब हमें प्रत्येक घर को हाउस होल्ड कनेक्शन के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना है, इसलिए सरकार जो है उनको इसको पूरा करने के लिए 55 लीटर प्रति व्यक्ति उपलब्ध हो, मानकों के अनुरूप एक गुणवत्ता और क्वालिटी में और क्वांटिटी में उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयासरत है। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2030 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र पंत का कहना है कि उत्तराखंड में 2019 के आधार पर देखा जाए तो अब तक जल जीवन मिशन काफी बेहतर हालातों में है। कार्य एक मिशन मोड में हो रहा है और समस्त गांवों को, समस्त जिलों को, समस्त गांवों को, समस्त परिवारों को एक मिशन मोड में हमें ये लाभ पहुंचाना है। तो इसलिए इसमें प्रगति जो है वो प्रगति में अभी समय लग रहा है, लेकिन हमें इसको दिसंबर 2023 तक हम इसको पूर्ण कर लेंगे मैदानी क्षेत्रों में। और अगर आप प्रगति का प्रतिशत देखें तो प्रगति का प्रतिशत 40 लगभग 35% और से 40% तक हम लाए हैं, जो कि अन्य राज्यों के अगर आप जिलों से प्रतिशत में वृद्धि देखेंगे तो उस हिसाब से जो है काफी हमारी अच्छी प्रगति है। बहरहाल उत्तराखंड के अंदर जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर जल और नल कब तक पहुंचेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ जिलों की तस्वीर बेहतर है तो कई जिले इस प्रोजेक्ट में काफी पिछड़ रहे हैं। ऐसे में देखना ये है कि मैदानी इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे सुस्त कामों पर प्रशासन और सिस्टम कब जागता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हितेश त्यागी की रिपोर्ट। लक्सर में कांग्रेस सेवा दल ने पुरोला में उप जिलाधिकारी को गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने वाले भाजपा विधायक के खिलाफ प्रदर्शन कर विधायक के गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही विधायक पर कार्रवाई के लिए राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के द्वारा एक ज्ञापन आज दिया गया है। उसमें उनके द्वारा ज्ञापन जो महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड को संबोधित है वो इस कार्यालय को दिया गया। इस ज्ञापन को उचित माध्यम से महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस में। नमस्कार। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा गिना रही केंद्र की उपलब्धियां। मदन कौशिक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने हासिल किया नया मुकाम। चंपावत उपचुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई तेज। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया धांधली का आरोप तो भाजपा ने कहा जब्त होगी कांग्रेस की जमानत। उत्तराखंड में छावनी क्षेत्र की जमीनों पर कब्जे की शिकायतों पर होगा एक्शन। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान, सेना की 1 इंच जमीन पर अवैध कब्जा नहीं बर्दाश्त। कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर की शुरुआत, संगठन की मजबूती को लेकर पार्टी का फोकस। प्रदेश प्रभारी समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। और सैलानियों के लिए खुली फूलों की घाटी, 500 से ज्यादा फूलों की प्रजातियों के हो सकेंगे दीदार। पर्यटन विभाग की तैयारियां मुकम्मल।